हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत से टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग और रिफंड का इंतजार करते हैं और बहुत से टैक्स पेयर ऐसे भी होते हैं जिनकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है और रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसे 5 टाइप्स के नोटिसेस डिस्कस करने वाला है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिसीव हो सकती हैं आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड से पहले, या फिर आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और रिफंड भी आपके अकाउंट में आ चुका है। तो नॉर्मली जब आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपको इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में रिसीव होता है, जिसमें कि रिफंड, डिमांड या फिर नो डिमांड नो रिफंड के केसेस निकल के आते हैं। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट होता है इसका कि आपको नोटिस सर्व की जाती है आईटीआर प्रोसेस करने से पहले, वो होता है सेक्शन 143(1)(a) की नोटिस। ठीक है, अब ये नोटिस आपको तब रिसीव होती है जिसे कि एक कम्युनिकेशन लेटर भी कहते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट आपसे ये कहता है कि हम आपके आईटीआर में प्रपोज्ड एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आपको ये नोटिस सेक्शन 143(1)(a) की, जो कि प्रपोज्ड एडजस्टमेंट की नोटिस होती है, आपको रिसीव हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके आईटीआर में कुछ अरिथमेटिकल एरर्स डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि इनकम की हो सकती है या फिर टैक्सेस के हो सकते हैं। लेट्स से कि आपके 26 एएस में या फिर एआईएस में जो सैलरी की इनकम है टोटल 8 लाख रुपीस रिपोर्ट की गई है, और अदर सोर्सेज की इनकम लाइक एफडी, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम टोटल यहाँ पे 2 लाख रुपीस रिपोर्ट की गई है। अब यहाँ पे टोटल इनकम तो आपकी 10 लाख रुपीस की आ रही है, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्टेड है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय आपने गलती से 9 लाख रुपीस ही केवल टोटल इनकम आपने डिक्लेयर की हुई है। तो यहाँ पे 9 लाख रुपीस आपने डिक्लेयर किया तो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस आपके बने और आपने उसको पे किया, जबकि 10 लाख रुपीस पे टैक्सेस कैलकुलेट किए जाने थे। तो इस प्रकार के जब एरर्स होते हैं तो डिपार्टमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रपोज करता है सेक्शन 143(1)(a) के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है इनकरेक्ट क्लेम। अब ये क्लेम डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस अलाउंसेस का हो सकता है। अब डिडक्शन है जिससे 80C, 80D, 80E, 80DD, 80GG, ये सब डिडक्शंस जो कि आप आईटीआर में क्लेम करते हो वो आपने इनकरेक्टली क्लेम किया हुआ है, आपने अमाउंट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, या फिर जो अलाउंसेस है सेक्शन 10(14)(1), सेक्शन 10(14)(2) की, जिसमें कि सिर्फ अमाउंट आपने डाल रखा है, उसका आपने डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट को यदि इस तरीके का कुछ भी लगता है कि ये इनकरेक्टली क्लेम किया गया तो वो आपको 143(1) का प्रपोज्ड एडजस्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस अलाउड प्रीवियस लॉसेस। अब लाइक मान लीजिए कि आपने पिछले असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल की ड्यू डेट के बाद, अब ड्यू डेट के बाद जब आईटीआर फाइल करते हैं आप, तो आपको लॉसेस सेट ऑफ करना और उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जो फैसिलिटी होती है वो आपको नहीं मिलती है। अब आपने क्या किया कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए। अब करेंट असेसमेंट ईयर में आपने आईटीआर फाइल की, जो लॉसेस आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया उसको आप अपनी इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं और आपकी टैक्सेस क्या आ गए, नील आ गए। लेकिन डिपार्टमेंट जब उस करेंट असेसमेंट ईयर की आईटीआर को प्रोसेस करता है तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं जो कि आपने ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल की हुई थी उसको वो डिस अलाउ कर सकता है, और उसके लिए आपको 143(1)(a) का प्रपोज्ड एडजस्टमेंट नोटिस सेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिसमैच आईटीआर 26 एएस एआईएस। अब आपने अपने आईटीआर में जो भी इनकम डिक्लेयर की हुई है वो 26 एएस और एआईएस से मैच नहीं कर रही है, या फिर 26 एएस और एआईएस में कुछ इनकम ऐसे हैं जो कि आपने अपने आईटीआर में कंसीडर ही नहीं की हुई है, तो भी आपको इस प्रकार की प्रपोज्ड एडजस्टमेंट के नोटिस सेंड किए जाते हैं। तो आपको रिप्लाई करने के साथ साथ एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं जो कि आप अपने आईटीआर को जस्टिफाई कर सके। तो जब भी ये नोटिस आपको रिसीव होती है, इसकी रिप्लाई करने की जो वैलिडिटी होती है, टाइम लिमिट होती है, वो 30 डेज की होती है। आपको 30 डेज के अंदर ही क्या करना होता है, इसकी रिप्लाई सबमिट करना होता है। अब सेक्शन 143(1)(a) की नोटिस आपको कब रिसीव हो सकती है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नॉर्मली जो आईटीआर प्रोसेसिंग के जो रूल्स होते हैं, जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर की बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2026। तो दोस्तों यहाँ तक आईटीआर प्रोसेस हो सकती है और रिफंड इशू किए जा सकते हैं। अब इसी टाइम लिमिट के अंदर जब भी आईटीआर प्रोसेस होगी तो प्रोसेस होने से पहले आपको ये नोटिसेस सेंड की जा सकती हैं। अब इस नोटिस की रिप्लाई आपने 30 डेज के अंदर नहीं किया तो आपके जो भी प्रपोज्ड एडजस्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिए जाएंगे
और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव हो जाएगा। और सेकेंड जो नोटिस होती है सेक्शन 139(9) की, जिसको कि डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस भी कहते हैं, ये भी आईटीआर प्रोसेसिंग होते समय ही आपको रिसीव हो सकती है और इसकी भी टाइम लिमिट जो आईटीआर प्रोसेसिंग की होती है वही दोस्तों लास्ट डेट होती है। जैसे आईटीआर प्रोसेसिंग का असेसमेंट ईयर 25-26 की 31 दिसंबर 2026 है, तो यहाँ तक आपकी आईटीआर के लिए ये नोटिसेस रिसीव हो सकती हैं। अब इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 15 डेज की होती है, तो आपको 15 दिन के अंदर इसकी रिप्लाई सबमिट करनी पड़ती है। यदि आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर उस असेसमेंट ईयर के लिए इनवैलिड ट्रीट की जाती है, मतलब कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया और उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये नोटिस आपको कब रिसीव होती है? जैसे आपने आईटीआर फाइल किया लेकिन वो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में इनकम्प्लीट आईटीआर है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि ये हो गया कि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो कि 26AS में जिस पे टीडीएस कटा हुआ है या फिर एआईएस टीआईएस में रिपोर्टेड है, लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते समय उसे कंसीडर नहीं किया, या फिर कोई रेंटल इनकम हो सकती है जो कि एआईएस टीआईएस में दिख रही है, सेक्शन 194I में टीडीएस कटा हुआ है लेकिन आप रेंटल इनकम को अपने आईटीआर में नहीं ले रहे हैं, और सेक्शन 80C 80D और 80E का जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया उसका प्रॉपर आपने एनेक्जर्स या बाइफरकेशंस नहीं दिया हुआ कि कहां कहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कितना अमाउंट किया हुआ है, उसकी डिटेल्स आपने नहीं दी हुई है। इसके बाद ये है कि आपने अपनी आईटीआर में जो भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रखे हैं बिजनेस और प्रोफेशन केस में, या जो भी टर्नओवर आपने डिक्लेयर की हुई है उसका प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है यदि आपकी टोटल टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। लेकिन आईटीआर तो आपने फाइल कर दिया लेकिन कोई ऑडिट रिपोर्ट आपने अटैच नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर इनकम्प्लीट मानी जाती है और आपको ये नोटिस रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट है मिसमैच इन टैक्स डिटेल्स। अब ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस वाले जो भी आपके अमाउंट हो सकते हैं, जब आईटीआर में आपने जो भी रिपोर्टिंग की हुई इन टैक्सेस की वो रॉन्ग है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे इन टैक्सेस की डिटेल्स कुछ और है और आपने अपनी आईटीआर में कुछ टैक्सेस को मॉडिफाई कर रखा हुआ है, तो उसमें भी ये डिफेक्टिव हो सकता है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन एरर्स, इसके लिए भी आपको ये नोटिस मिल सकती है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आपको 6% और 8% मिनिमम इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। यदि आप उसके नीचे डिक्लेयर करते हैं तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, लेकिन आपने डिक्लेयर तो कर दिया, ऑडिट आपने नहीं कराया, या फिर आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में जो भी टर्नओवर रिपोर्ट की हुई आपने गलत की हुई है, तो भी आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। अगेन रॉन्ग आईटीआर फॉर्म, मान लीजिए आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की इनकम, या फिर आईटीआर 3 एप्लीकेबल है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, लेकिन आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया तो भी डिफेक्टिव हो सकता है। ऑडिट नॉन कंप्लायंस, अब आपने लेट से नो अकाउंट केस हो सकता है, या फिर दोस्तों प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम हो सकती है, या फिर आप ऑडिट के दायरे में आते हो, तो आपको इन सब केसेस में क्या करना होता है, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिर्फ टर्नओवर वगैरह अपडेट करना होता है। तो यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है और आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, तो भी आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। तो आईटीआर प्रोसेस होने से पहले आपको 2 नोटिसेस मिलती हैं, एक होती है सेक्शन 143(1)(a) की और सेकेंड है सेक्शन 139(9) की। थर्ड नंबर की नोटिस है सेक्शन 133(6) की नोटिस। इनकम टैक्स लॉ में इस नोटिस को इशू करने की कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। दोस्तों आईटीआर प्रोसेस होने से पहले, ड्यूरिंग द आईटीआर प्रोसेसिंग या आईटीआर प्रोसेसिंग के बाद ये नोटिस आपको कभी भी इशू की जा सकती है। ये नोटिस बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। तो इस नोटिस को इशू करने का जो जनरल टाइम ऑब्जर्व किया गया वो होता है 6 months to 6 years। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आपने फाइल कर दी, तो दोस्तों 30 सितंबर 2026 तक या फिर 2032 तक ये नोटिस आपको रिसीव हो सकती है सेक्शन 133(6) की। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से कि ये नोटिस आपको रिसीव होती है, जैसे कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम को अंडर रिपोर्ट किया हुआ है, यानी कि आपने इनकम कम दिखाई हुई, जैसे कि आपने बैंक में एफडी करवाई है 10 लाख से ज़्यादा की, या फिर आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम हुई है, उस पर टीडीएस कटा है और 26AS में एएस टीएस में वो दिख रहा है, लेकिन आपने आईटीआर में उसे क्लेम नहीं किया हुआ, या क्लेम किया हुआ तो आपने कम इंटरेस्ट इनकम दिखाई हुई है,
या फिर जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स या फिर प्रॉपर्टी में, उस इन्वेस्टमेंट्स को भी आपने कवर्ड नहीं किया है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। फॉरेन रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग हो गई या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपने इनकम डिक्लेयर की दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने बैंक से लोन ले रखा है या फिर लोन आपने दिया हुआ है, या प्रॉपर्टी के आपने परचेज या सेल ट्रांजेक्शन्स की हुई है, वो आपके आईटीआर में दोस्तों प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो आपकी इनकम जब अंडर रिपोर्ट होती है तो उस केस में आपको सेक्शन 133(6) की नोटिस रिसीव होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों मिस रिपोर्टिंग। अब इन केसेस में मिस रिपोर्टिंग हो सकती है, मतलब जानबूझ करके इनकम को कम दिखाया जाता है जिससे कि टैक्सेस कम देने पड़े या रिफंड ज्यादा से ज्यादा क्लेम किए जा सके। नेक्स्ट केसेस हो सकते हैं कि आपने अपने आईटीआर में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो क्लेम किए हुए हैं वो गलत हो सकते हैं, जिसके लिए कि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है, या फिर आपने आईटीआर को सही तरीके से फाइल नहीं कर रखा है, या फिर आपको आईटीआर फाइल करना था, आपको नोटिसेस भी रिसीव हुई आईटीआर फाइल करने की, लेकिन आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। तो इन सब केसेस में दोस्तों आपको ये नोटिस मिलती है, आपको 30 डेज के अंदर इसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी पड़ती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 154 की नोटिस। अब आईटीआर प्रोसेस होने के बाद आपको ये नोटिस रिसीव हो सकती है। जनरली आपके आईटीआर में कोई भी क्लेरिकल एरर्स हो या अरिथमेटिकल मिस कैलकुलेशंस आपने किया हुआ है, रॉन्ग डाटा एंट्रीज किया हुआ है, या फिर कोई चीज आपने भूल गए हैं आईटीआर में डालना, ठीक है, तो दोस्तों आईटीआर प्रोसेस हो भी जाता है, रिफंड आपको मिल जाता है, उसके बावजूद भी ये नोटिस आपको मिल सकती है। और इनफैक्ट डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को खुद रेक्टिफाई करना चाहता है, इसलिए आपको ये नोटिसेस सेंड की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर 87A की रिबेट न्यू टैक्स रेजिम पे खत्म हो गई थी। जिन लोग की आईटीआर 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई, उनको दोस्तों क्या हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की जो भी 87A की रिबेट थी उसको खत्म कर दिया गया। अब लोगों को रिफंड तो इशू हो गए, लेकिन दोस्तों अब सेक्शन 154 की नोटिसेस रिसीव हो रही हैं आईटीआर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो इस नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट 4 ईयर्स की है। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर प्रोसेस हो गई और रिफंड भी आ गया, तो दोस्तों 2030 तक ये नोटिस रिसीव हो सकती है आईटीआर को रेक्टिफाई करने के लिए। अब ये एक अच्छा मौका होता है यदि छोटे मिस्टेक्स आईटीआर में आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो दोस्तों उस केस में आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में नहीं जाती है सेक्शन 143 में, या फिर सेक्शन 147 में रीअसेसमेंट नहीं होता है, उसके पहले ही आपको ये नोटिस मिल जाती है, जिससे कि आपकी आईटीआर रेक्टिफाइड हो सके और कुछ रिफंड बन रहे तो आपको मिल सके, या फिर डिमांड यदि आ रही तो आप उसको पे कर सके। दोस्तों सबसे लास्ट नोटिस है वो है स्क्रूटनी की नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी आईटीआर फिर से रिव्यू की जानी है, तो आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी में डाल सकता है और उसकी प्रॉपर गहराई के साथ चेकिंग कर सकता है। और ये नोटिस आपको सेक्शन 143(2) में रिसीव होता है। इस नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट होती है जब असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है। जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 चला, 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा, उसके 3 महीने के अंदर, मतलब दोस्तों 30 जून 2026 तक 143(2) की नोटिस स्क्रूटनी की आपको मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी इनकम डिक्लेयर की हुई आईटीआर में उसको कितना हद तक सही है उसको चेक किया जाता है। जो डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपने आईटीआर में क्लेम किए हुए हैं वो कितना हद तक वैलिड है उसे भी दोस्तों चेक किया जाता है। आपने जो भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं उसमें डिपार्टमेंट को यदि सस्पिशन लगेगा या फिर कोई भी पोटेंशियल मिसमैचेस आपके आईटीआर में दिख रहे हैं, 26AS AIS TIS से आपकी आईटीआर प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रही है जबकि हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड हैं, तो भी ये नोटिस आपको मिल सकती है। अंडर रिपोर्टिंग के केस में भी आपको मिल सकता है। आपने जो है लॉस क्लेम किया हुआ है, अंडर पेमेंट किया हुआ टैक्सेस का, तो इन सभी केसेस में दोस्तों 143(2) की नोटिस स्क्रूटनी की आपको मिल सकती है। इस नोटिस को रिप्लाई करने की भी 15 डेज की टाइम लिमिट होती है, लेकिन इसे आप एडजर्न कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब भी आपको डेट नया चाहिए तो आप इसको एडजर्नमेंट में डाल सकते हैं। और दोस्तों आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई और साथ में जो भी एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो आपको अटैच करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।